दुनिया में बहुत कम जगह ऐसे हैं जहाँ पे आप सुबह ग्लेशियर देख सकते हो, दोपहर में क्रिस्टल क्लियर लेक के पास रिलैक्स कर सकते हो, शाम का वक्त एक शांत समुद्र के किनारे बिता सकते हो और जहाँ पे भेड़ों की पॉपुलेशन इंसानों से भी ज़्यादा है और ये देश उनमें से ही एक है। और शायद इसीलिए हर साल लोग दुनिया के इस कोने में आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक पूरा रोड ट्रिप एक्सपीरियंस है। वैसे मैंने लद्दाख और स्पीति की रोड ट्रिप की है और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में मैं घूम चुका हूँ, लेकिन न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड कुछ अलग ही था। न्यूजीलैंड जाने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फ्लाइट का ऑप्शन नहीं था, तो हमारा पहला स्टॉप था हांगकांग। यहाँ हमारा लेओवर था लगभग 13-14 घंटों का। तो एयरपोर्ट में बैठने के बजाय हमने सोचा थोड़ा हांगकांग भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। Till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were run from me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky with a loose leaf. While the moon do a dance with a soft oak tree. Let it ride, let it be. कुछ घंटों बाद फाइनली वक्त आया था हमारी ऑकलैंड की फ़्लाइट का। और 11 से 12 घंटे की लंबी जर्नी के बाद हम पहुंच गए न्यूजीलैंड। होटल्स में बैग रखे, स्काई टावर और सिटी सेंटर एक्सप्लोर किया और जल्दी ही होटल लौट गए, क्योंकि असली एडवेंचर तो कल से शुरू होने वाला था। अगली सुबह हम ऑकलैंड से क्राइस्टचर्च निकल जाते हैं और यहीं से ऑफिशियली शुरू होने वाली थी हमारी साउथ आइलैंड की रोड ट्रिप। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम बाकी था, कैंपर वैन को पिकअप करना। अगले 2 हफ्ते ये सिर्फ हमारी गाड़ी नहीं होने वाली थी, ये हमारा घर होने वाली थी। तो यहाँ पे सब चीज़ें रखी है जो मतलब प्रीवियस ट्रैवलर्स ने यहाँ पे रखी है, और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो आप। और जब आप रिटर्न आओगे, अगर आपके पास कोई बचा हुआ सामान रहेगा तो भी आप यहाँ पे जमा कर सकते हो। Okay. Of here, white electric stove, and this is an oven. Cutlery utensils here, and the second one you have some pots, and the third one you have bowls, plates, mugs, cups here. पेपर वर्क कंप्लीट हुआ, ब्रीफिंग हुई और इसके बाद हम सीधा गए ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, रोड ट्रिप की तैयारी पूरी करने। हमारे आज के ड्राइवर बैठे यहाँ पे। पूरा हिलक घ्यायची का आपण? क्राइस्टचर्च से लेक टेकापो लगभग 220 किलोमीटर दूर था और इसी ड्राइव में पहली बार रियलाइज़ हुआ कि न्यूजीलैंड की रोड्स इतनी फेमस क्यों है। ट्रैफिक ऑलमोस्ट ज़ीरो, एंडलेस रोड्स और हर कुछ देर में बदलता हुआ लैंडस्केप। यहाँ ड्राइव करते वक्त एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा तो सफ़र में है। तो अभी घर जमाना चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे घर के करता धरता पुरुष अल्फा मैन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। शाम तक हम लेक टेकापो की कैंप साइट पे पहुँच गए। तब तक पूरा अंधेरा हो चुका था और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि अगले दिन क्या देखने वाले थे। हम नहाने जा रहे हैं सुबह। बाहर का व्यू देखिए। अगली सुबह कैंपर वैन से बाहर निकले और पहली बार साउथ आइलैंड की असली ब्यूटी दिखी, लेक टेकापो। टर्कोइज ब्लू वाटर, माउंटेन्स और एक ऐसी अजीब शांति जो फोटोज में कभी प्रॉपरली कैप्चर ही नहीं हो सकती।
लेक साइड और वहाँ का फेमस द चर्च ऑफ गुड शेपर्ड एक्सप्लोर करने के बाद हम निकलते हैं माउंट कुक की तरफ, जो है न्यूजीलैंड का हाईएस्ट माउंटेन। और साउथ आइलैंड का सबसे फेमस हुकर वैली ट्रैक वहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम गए टास्मान ग्लेशियर व्यू पॉइंट और यहाँ पहुंचकर ग्लेशियर का एक्चुअल स्केल समझ में आया। नेचर कितना मैसिव हो सकता है, ये वही याद दिलाता है। और उसी के साथ हमारा एक और दिन समाप्त होता है। पाव भाजी बन रही है आज। मेन शेफ ओव्हन मध्ये नाही होणार, रोस्ट होत नाहीत ना ओव्हन मध्ये। ये हमारी कैंप साइट का कॉमन किचन है और व्यू तो एकदम ज़बरदस्त है यहाँ से। वो ऐसे बोल रहे हैं चैट जीपीटी इंडिया पास पे इतनी हवा रहती है कि गेट का ध्यान रखना पूरा। आज हम निकल रहे हैं वनाका की तरफ और ऑनेस्टली ये पूरे ट्रिप की सबसे मेमोरेबल ड्राइव में से एक है। रास्ते में हम रुकते हैं क्ले क्लिफ्स पर। यह जगह देखकर मुझे लद्दाख और स्पीति की याद आ गई। एक कंप्लीटली डिफरेंट लैंडस्केप। हम थोड़ा आगे जा ही रहे थे तब रास्ते में हमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। मतलब वहाँ पे दुकान तो था लेकिन कोई आदमी नहीं था। ये एप्पल को वेट करने के लिए 2 kg का मेजरमेंट उसमें लिक्विड भरा है, पानी भरा है और ये एप्पल है। ये आपको खुद से लेने हैं यहाँ पे वैरायटी के एप्पल। और यहाँ पे चार्जेस लगाए हैं, रेट लगाए हैं। उसी हिसाब से एंट्रेंस पे जो बॉक्स है वहाँ पे आपको उसमें पैसे डालने हैं। यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, कोई भी नहीं है। लिंडिस पास क्रॉस करने के बाद हम आगे रुकते हैं लेक हवाया पे। एक पीसफुल लेक, एक छोटा सा टाउन और बहुत ही रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर। ऐसी जगह जहां आप बिना किसी प्लान के भी पूरा दिन निकाल सकते हो। शाम तक हम वनाका पहुंच गए और अगर किसी ने मुझे बोला कि एक परफेक्ट टाउन इमेजिन करो तो शायद वो कुछ वनाका जैसे ही होगा। लेक, माउंटेन्स और एक स्लो पेस ऑफ लाइफ। यहाँ आकर बस एक ही थॉट आ रहा था, लोग यहाँ सिर्फ जिंदगी नहीं कट रहे हैं, वो उसे जी रहे हैं। आज हम जा रहे हैं एडवेंचर कैपिटल ऑफ द न्यूजीलैंड, क्वींसटाउन। सबसे पहले हम रुकते हैं कार्ड्रोना में और वहाँ पे हमने एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी, लेकिन बाद में पता चला कि ये कैंसर अवेयरनेस के रिलेटेड इनिशिएटिव है। उसके बाद हम पहुँचते हैं एरो टाउन, एक छोटा सा हिस्टोरिक टाउन। और ऑनेस्टली यहाँ कुछ देर स्पेंड करके आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। क्राउन रेंज क्रॉस करके हम क्वींसटाउन पहुंच जाते हैं और सीधा जाते हैं स्काईलाइन गोंडोला की तरफ। ऊपर पहुंचकर हमने ल्यूज राइड्स भी की और ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा फन निकली।
कॉमन किचन में खाना बना है यहाँ पे, और खाने में बना है मंचौ सूप, पनीर की सब्जी और तवा पुलाव। आज सुबह हम जल्दी उठ गए क्योंकि आज हम एक्सपीरियंस करने वाले थे क्वींसटाउन का सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन, शॉर्ट ओवर जेट। वीडियो में देख के ये काफ़ी नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था। क्वींसटाउन का एडवेंचर साइट देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं ग्लेनॉर्गे की तरफ। एक साइड लेक वाकाटिपो, दूसरी साइड माउंटेन्स, और हर टर्न के बाद एक नया व्यू। क्वींसटाउन में हमारे 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, लेकिन अब वक्त आया था साउथ आइलैंड के सबसे आइकॉनिक रीजन की तरफ बढ़ने का, फियोर्डलैंड नेशनल पार्क। आज हम क्वींसटाउन से टेयानाउ की तरफ निकल रहे हैं। ये छोटा सा टाउन मिलफोर्ड साउंड जाने वाले ऑलमोस्ट हर ट्रैवलर का बेस होता है। टेयानाउ पहुंचने के बाद हमारे पास वक्त था, तो हमने सोचा कि यहाँ का फेमस ग्लो वर्म केव भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक्सपीरियंस की शुरुआत भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसमें हमको एक क्रूज में बैठ के अंधेरे में एक लेक क्रॉस करना था और उसके बाद केव के अंदर जाना How are था। you? Good day, isn't it? Yeah, it is. Sun shining, birds singing. And he'll be taking us safely across Lake Tiana today. It'll be around a 30-minute journey to somewhere over there. We'll kind of get 3 groups head on into the cave first, and then later those 3 groups will return back to the Camp Garcia, get some hot drinks. हम केव के सबसे डार्क सेक्शन में पहुंचे और ऊपर देखा तो ऐसा लग रहा था कि पूरा आसमान केव के अंदर आ गया हो। हजारों ब्लू लाइट्स, कंप्लीट साइलेंस और एक सरियल एटमॉस्फेयर। ये उन एक्सपीरियंस में था जो कैमरा में कभी प्रॉपर्ली कैप्चर ही नहीं हो सकता है। आज का दिन शायद पूरी ट्रिप का सबसे एंटिसिपेटेड दिन था, क्योंकि आज हम जा रहे थे मिलफोर्ड साउंड, एक ऐसी जगह जिसे दुनिया का 8th वंडर कहा जाता है। टेयानाउ से निकलने के बाद हम फियोर्डलैंड नेशनल पार्क के अंदर एंटर करते हैं और यहाँ से ड्राइव और भी स्पेक्टेकुलर हो जाती है। मिरर लेक्स, डेंस फॉरेस्ट, टॉवरिंग माउंटेन्स और हर कुछ किलोमीटर बाद कंप्लीटली चेंजिंग सीनरी। और फिर फाइनली हम पहुंच गए मिलफोर्ड साउंड। सच कहूँ, कुछ जगहों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती है कि रियलिटी उन्हें मैच नहीं कर पाती, लेकिन मिलफोर्ड उनमें से नहीं था। यहाँ रियलिटी एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल जाती है, और अगर आप लकी हो और थोड़ी बारिश हो जाए तो मिलफोर्ड साउंड और भी ज़्यादा मैजिकल लगता है। ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल प्लेस नहीं था, ये उन जगहों में से एक था जो आपको नेचर की एक्चुअल स्केल का एहसास कराता है, और शायद इसी वजह से दुनिया भर के ट्रैवलर्स के बकेट लिस्ट में ये बिल्कुल होता है।
मिलफर्ड साउंड से वापस आते वक्त गाड़ी में सब लोग बिल्कुल चुप थे। कभी कभी कुछ प्लेसेस इतना इम्पैक्ट छोड़ देती है कि उनके बाद वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और ये उन्हीं में से एक था। मिलफर्ड साउंड के बाद लग रहा था कि शायद अब इस ट्रिप में कुछ उस लेवल का बचा नहीं होगा, लेकिन साउथ आइलैंड के पास अभी भी कुछ सरप्राइजेस बाकी थे। वेस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ते हुए लैंडस्केप फिर से बदलने लगा, और यही साउथ आइलैंड की सबसे खास बात थी। हर कुछ घंटों में लगता है कि जैसे आप एक नई दुनिया में आ गए हो। रास्ते में हम ब्लू पूल्स पे रुकते हैं, और पहली नज़र में इतना ब्लू पानी देख के लगा कि कहीं ये आर्टिफिशियल तो नहीं है। और उस रात हमें एक और गिफ्ट मिला, कंप्लीटली क्लियर स्काई, ना सिटी लाइट्स, ना कोई नॉइज, बस हजारों तारे। अगली सुबह हम लेक मैथेंसन एक्सप्लोर करते हैं। लेक में माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन इतना परफेक्ट दिख रहा था कि वो एक जायंट मिरर जैसे लग रहा था। उसके बाद हम फ्रांस जोसेफ रीजन पहुंचते हैं। हम यहाँ एक ही रीज़न से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, हमारी लाइफ की पहली हेलीकॉप्टर राइड। तो आज आए हम हमारी हेलीकॉप्टर राइड के लिए, और पायलट को पायलट यहाँ पे बैठे हैं। सेफ्टी ब्रीफिंग के बाद हम हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, और कुछ ही सेकंड्स में पूरा लैंडस्केप हमारे नीचे आता है। अब हम धीरे धीरे रोड ट्रिप के लास्ट फेज में एंटर कर रहे थे, और आज हम जा रहे थे होकितिका, जहाँ का फेमस गॉर्ज देखकर पहला रिएक्शन था, क्या ये सच में पानी का कलर रियल है? और देखते ही देखते हमारी कैंपर वैन जर्नी का लास्ट ड्राइविंग डे आ गया। क्राइस्ट चर्च पहुंचने के बाद हम सिटी और स्टेडियम एक्सप्लोर करते हैं, और फिर पहुंचते हैं अपनी फाइनल कैंप साइट पर, जहाँ पे एक काम बाकी था, सामान पैक करना और कैंपर वैन को वापस करने की तैयारी करना। दो हफ्ते पहले जब हमने इस कैंपर वैन को पिकअप किया था, तब ये सिर्फ एक व्हीकल थी, लेकिन धीरे धीरे ये हमारा घर बन गई। इसी में हमने ब्रेकफास्ट किया, इसी में प्लान्स बनाए, और इसी में न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। और फिर वो मोमेंट आ गया और वो ट्रिप ऑफिशियली ख़त्म हो गई। हमें पता ही नहीं चला कि ये 2 हफ्ते कैसे निकल गए। जो सपना हम इतने टाइम से देख रहे थे वो फाइनली पूरा हो गया। लेकिन आज भी मैं जब न्यूजीलैंड को याद करता हूँ तो सबसे पहले मिलफर्ड साउंड या हेलीकॉप्टर राइड याद नहीं आती। सबसे पहले याद आती है वो रोड्स, वो माउंटेन पासेस, वो लेक साइड ड्राइव्स, और कैंपर वैन की विंडशील्ड के बाहर बदलते हुए लैंडस्केप्स। हमने न्यूजीलैंड में सिर्फ 2400 किलोमीटर ड्राइव नहीं किया था, हमने वो दिन रोड पर जिए थे। और शायद इसीलिए इस पूरी जर्नी की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन कोई जगह नहीं थी, सफ़र खुद ही था।